हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम झारखंड के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है झारखंड का भौतिक स्थिति। झारखंड की भौतिक स्थिति क्या है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड 24 जिला से मिलकर बना है। यह भारत का 28वां राज्य है और यह झारखंड के उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 से 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश है और दक्षांशीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व के बीच स्थित है। ये देशांतरी विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार। और इसका कुल क्षेत्रफल, जो झारखंड राज्य है, इसका कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। पूरे झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अब झारखंड का बॉर्डर टच करने वाला कौन कौन सा राज्य है, तो पूरब में है पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, बिहार नॉर्थ साइड उत्तर की ओर और दक्षिण में उड़ीसा। ये 5 राज्य झारखंड को बॉर्डर टच करते हैं। इधर बिहार के साथ बॉर्डर टच करने वाला राज्य जिला कौन कौन सा है, तो है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, दुमका, गोड्डा और सिंहभूम। ये सारे जिला बिहार से टच करते हैं बॉर्डर। उसके बाद वेस्ट बंगाल से बॉर्डर टच करने वाले जिला का नाम है सिंहभूम, पलामू, दुमका, धनबाद, बोकारो, थोड़ा सा यहाँ पे रामगढ़, फिर रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। फिर उड़ीसा से बॉर्डर टच करने वाला जिला पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला। फिर छत्तीसगढ़ से बॉर्डर टच करने वाला जिला सब है गुमला, पलामू और गढ़वा। यहाँ पे यूपी है जो सिर्फ गढ़वा से बॉर्डर टच करता है। एक जिला बॉर्डर टच करने वाला राज्य यूपी है और यहाँ पे सिर्फ गुमला जिला ही टच करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि झारखंड का निर्माण किस राज्य से बटकर हुआ था। तो झारखंड बनने से पहले ये जो राज्य था, सबसे पहले कौन सा राज्य था, तो जब 19वीं सदी में झारखंड बंगाल का ही हिस्सा था। जो पश्चिम बंगाल है, इसी का हिस्सा था झारखंड। फिर 1 अप्रैल 1912 को अलग होकर बिहार में आया। 19 अप्रैल को ये अलग हुआ और एक बिहार राज्य का निर्माण किया। सबसे पहले कब? 1 अप्रैल 1912 को। ये पहले पश्चिम बंगाल था, ये अलग हुआ और एक बंगाल और दूसरा बिहार में विभाजित हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 1936 में बिहार से पृथक होकर उड़ीसा राज्य बना। फिर बिहार से पृथक हुआ, ऊपर वाला साइड था बिहार, तो यहाँ से पृथक हुआ और इधर उड़ीसा राज्य बना। 1948 में सरायकेला को खरसावां शामिल किया गया। ये जो बिहार है, इसमें खरसावां और सरायकेला को शामिल किया गया। सराय और खरसावां पहले अलग अलग स्वतंत्र रियासत थे, जो 1948 आज़ादी के 1 साल बाद बिहार में मिला लिया गया था। उसके बाद 553 में पुनर्गठन आयोग के द्वारा 5,573 किलोमीटर को बंगाल में मिला गया। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से बिहार का
573 भूभाग फिर से इसमें मिला लिया गया पश्चिम बंगाल में। अब जब झारखंड और बिहार अलग हो रहा था उस समय इतना क्षेत्रफल बचा, ये बिहार का भाग था। इससे अलग करके झारखंड और बिहार 2 राज्य बनाए गए। इस समय बिहार का कुल क्षेत्रफल 1,74,038 वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, उसका कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर था। इस वक्त झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है और जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो झारखंड है उसमें 1 किलोमीटर पर 114 व्यक्ति रहते हैं। झारखंड का जो भूभाग है वह पठारी क्षेत्र है और ये जो पठार का पूरा कुल पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है, लेकिन पारसनाथ की चोटी की ऊंचाई 1365 मीटर है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ पहाड़ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है जो गुमला जिले में स्थित है। झारखंड के पठार को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पाट का पठार, दूसरा रांची का पठार, तीसरा है निचला छोटा नागपुर का पठार और चौथा है राजमहल उच्च भूमि। इसको अपर्दित मैदान भूभाग भी कहते हैं। तो पाट का पठार, इस पठार की अधिकतम ऊंचाई 3600 फीट तथा न्यूनतम ऊंचाई 2500 फीट है। ये जो पाट का पठार है इसका अधिकतम ऊंचाई 3600 फीट है और न्यूनतम ऊंचाई 2500 फीट है। पाट के पठार वाले क्षेत्र में आता है लातेहार, लोहरदगा, गुमला, पलामू जिला। इसके बाद रांची का पठार, इसका विस्तार गुमला और लोहरदगा जिला तक है। औसत ऊंचाई 2000 फीट। जो रांची का पठार है इसका औसत ऊंचाई 2000 फीट है। इसके ऊपरी भाग में टाड़ और निचले भाग को दोहन कहा जाता है। जो रांची का पठार है उसके ऊपर वाले भाग को टाड़ कहते हैं और नीचे वाले भाग को दोहन कहते हैं। हुंडरू जलप्रपात 73 मीटर ऊंचा तथा दसम जलप्रपात 39 मीटर ऊंचा है। जो हुंडरू जलप्रपात है वो 73 मीटर ऊंचा है और दसम 69 मीटर 49 मीटर 39 मीटर। रांची का पठार और हजारीबाग का पठार प्राचीन काल में एक ही था। जो रांची का पठार है और हजारीबाग का पठार दोनों एक ही भूभाग था, लेकिन अब दामोदर नदी की धाराओं के कारण अलग हो गया है। हजारीबाग के पठार की ऊंचाई 1000 फीट है। हजारीबाग का पठार जो है उसकी ऊंचाई 1000 फीट है। अब निचला छोटा नागपुर पठार, इसकी औसत ऊंचाई 350 फीट है। विस्तार जिला है बोकारो, गिरिडीह, धनबाद और सिंहभूम जिला। निचला छोटा नागपुर का पठार गिरिडीह, बोकारो, धनबाद जिला में फैला हुआ है। यहाँ भरपूर खनिज पाया जाता है। जो निचला छोटा नागपुर का पठार है इसमें पूरा बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। फिर राजमहल उच्च भूमि और अपर्दित मैदानी भूभाग। राजमहल उच्च भूमि नदी घाटी भूभाग है। ये जो भूमि है ये नदी घाटी वाला भूभाग है। समतल नदी मैदान भाग के क्षेत्र में ग्रेनाइट और नीस की प्रचुर मात्रा है। दामोदर बेसिन और राजमहल की पहाड़ी इसी क्षेत्र में निम्न क्षेत्र में स्थित है। राजमहल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नीस और ग्रेनाइट की चट्टान पाए जाते हैं और राजमहल पहाड़ी भी इसी क्षेत्र में राजमहल उच्च भूमि में ही मौजूद है। अभी तक हम लोग पढ़े कि झारखंड का जो पठार है किस किस प्रकार का है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भूगर्भिक संरचना क्या है। झारखंड की जो भी भूगर्भिक संरचना है कितने चरणों में विभाजित है और कौन कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अति प्राचीन संरचना गोंडवाना का उत्तर पूर्व क्षेत्र है। जो बहुत ही प्राचीन भाग गोंडवाना का उत्तर पूर्व भाग झारखंड का है। भूगर्भिक काल में अनेक भूगर्भिक हलचलों एवं परिवर्तनों को देखा जाए
जा सकता है। इस परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही अनेक युग में विविध चट्टान एवं खनिज में मिले हैं। प्राचीन काल में बहुत सारे भूगर्भिक हलचल हुआ, जिसके कारण जो चट्टान है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। अलग अलग समय पर अलग अलग चट्टान का निर्माण हुआ, जैसे प्राचीन युग का आर्कियन निर्माण, फिर दूसरा है निम्न आग्नेय निर्माण, विंध्या युगीन निर्माण, गोंडवाना युगीन निर्माण, राजमहल ट्रैप, तृतीय कल्प के निर्माण, फिर लेटेराइट निर्माण, नवीन जलोढ़ निक्षेप। ये झारखंड के भूगर्भिक निर्माण के चरण है। इतने 8 चरण में झारखंड के भूगर्भिक निर्माण हुए हैं। इस प्रकार अलग अलग समय पे झारखंड का भूभाग का निर्माण हुआ है। बाद हम पढ़ेंगे झारखंड का भौतिक विभाग, फिजिकल डिवीजन भौतिक विभाग को कहा जाता है। जो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 700 मीटर है, लेकिन कुछ भाग 3800 फीट से भी ऊंचे हैं, तो कुछ क्षेत्र 250 फीट से भी अधिक कम ऊंचे हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है उसका औसत ऊंचाई वाले 700 मीटर पर है, लेकिन कुछ भाग 3800 फीट ऊंचा तक भी फैला हुआ है। कुछ भाग तो 250 फीट एकदम कम नीचे वाला क्षेत्र भी है। उच्चवच के दृष्टिकोण से झारखंड को नियम व प्रमुख इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो ऊंचाई की दृष्टि से जो झारखंड को है बहुत भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है पाट प्रदेश, फिर दूसरा है रांची तथा हजारीबाग का पठार, फिर तीसरा है बाहरी छोटा नागपुर का पठार, फिर उसके बाद है राजमहल की पहाड़ी और चाईबासा का मैदान। ये 5 भागों में बांटा गया है। ये ऊंचाई के दृष्टिकोण से है। तो सबसे पहले फिर से पाट प्रदेश, झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचा वाला भाग पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जो सबसे पश्चिमी और सबसे ऊंचा वाला भाग है उसे पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार है पलामू, गढ़वा, लोहरदगा और उत्तरी गुमला जिला। फिर यहाँ पे पाट प्रदेश की औसत ऊंचाई 2500 से 2600 फीट है। नेत्रहाट सबसे ऊंचा क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई 3514 फीट है। पाट वस्तुतः एक स्थानीय नामांकन है जो सपाट चोटी से युक्त पहाड़ी को इंगित करता है। पाट जो है वो उसका नाम स्थानीय सपाट से पड़ा है। जो सपाट हम लोग बोलते हैं उससे पाट का नाम पड़ा है। रांची तथा हजारीबाग का पठार, ये 2 पठार है, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। दोनों पठार दामोदर घाटी एक दूसरे से अलग है। जो दामोदर घाटी है उससे अलग करता है रांची का पठार को और हजारीबाग का पठार को। फिर है बाहरी छोटा नागपुर का पठार, औसत ऊंचाई 1000 फीट है। जो बाहरी छोटा नागपुर का पठार है उसकी औसत ऊंचाई 1000 फीट है, लेकिन सबसे ऊंचा पारसनाथ का पहाड़ इसी बाहरी छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। इसके बाद है राजमहल की पहाड़ी। यह संथाल परगना में 500 से 1000 फीट ऊंचा लावा से निर्माण है। जो राजमहल की पहाड़ी है लावा से निर्मित पहाड़ी है। यहाँ की औसत ऊंचाई 500 से 1000 फीट है। इसके बाद है चाईबासा का मैदान। यह उत्तर में दलमा, पूर्व में ढालभूम और पश्चिम में सारांडा और दक्षिण में कोल्हान क्षेत्र से घिरा है। क्षेत्र लगभग 500 फीट ऊंचा है। जो चाईबासा का क्षेत्र है वो 500 फीट ऊंचा वाला क्षेत्र है। और इसके उत्तर में दलमा, पूरब में ढालभूम, पश्चिम में सारांडा और दक्षिण में कोल्हान क्षेत्र है। चाईबासा के चारों ओर ये सब क्षेत्र फैले हुए हैं। इस प्रकार भारत का भौगोलिक स्थिति समाप्त होता है। अब इस प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग भारत के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।